नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र हिंदी माध्यम पाठ 8 कृषि क्षेत्र। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पाठ का अंतिम भाग आधुनिक खेती। भारत में खेती प्राकृतिक खाद, परंपरागत बीज, हल, बैल और कृषि के प्राथमिक उपकरणों के द्वारा की जाती थी। ये साधन अत्यंत कम उत्पादकता देते थे, जिसके कारण भारत देश की कृषि जन आवश्यकता को हम संतुष्ट नहीं कर पाते थे एवं इन पुरानी पद्धतियों के द्वारा खेती करने से हमारी कृषि की उत्पादकता भी नीची रहती थी। इसीलिए वर्ष 1966 से भारत में आधुनिक खेती का प्रारंभ हुआ। आधुनिक खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाइयाँ, नवीन कृषि उपकरण, नवीन मतलब नई, सिंचाई की नई पद्धति इत्यादि का उपयोग बढ़ने से कृषि उत्पादन में असाधारण बढ़ोतरी हुई है, जिसे क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह क्रांति कृषि क्षेत्र में होने से इसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आधुनिक खेती में प्रश्न आपका बनता है, आधुनिक खेती कब प्रारंभ हुई? तो तुरंत आप उत्तर देंगे 1966 में आधुनिक खेती का प्रारंभ हुआ। आधुनिक खेती में किसका उपयोग होता है? उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाइयाँ, नवीन कृषि उपकरण, सिंचाई की नई पद्धति इत्यादि का उपयोग बढ़ने से कृषि उत्पादन में असाधारण बढ़ोतरी हुई है, जिसे हम क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये क्रांति कृषि क्षेत्र में हुई, इसलिए इसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं हरित क्रांति। वर्ष 1960-61 में कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के मात्र 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, जिसे शुरुआत में IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अर्थात कृषि क्रांति में यह हरित क्रांति कब शुरू हुआ? 1960-61 में। शुरुआत में ये कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ? 7 जिलों में, अर्थात जिलों के सघन कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। समय व्यतीत होने के बाद उसकी असाधारण सफलता को ध्यान में रखकर इसे संपूर्ण देश में अमल किया गया। तब इसे HYVP हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम ऊंची उत्पादकता देने वाली जाति का कार्यक्रम के रूप में पहचाना जाने लगा। तो 1960-61 में हरित क्रांति हुई। सबसे पहले इसे 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, सघन कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना गया। लेकिन जब इसके अंदर असाधारण सफलता प्राप्त हुई तो इसे पूरे देश में अमल कर दिया गया, जिसे ऊंची उत्पादकता देने वाली जाति का कार्यक्रम के रूप में पहचाना जाता है, जिसे हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। इसके अलावा इसे आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी कार्यक्रम अथवा बीज, खाद और पानी की टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हुआ हरित क्रांति, जो 2 नंबर में आपको विद्यार्थी मित्रों पूछा जाएगा। अब हम अगला 2 या 3 नंबर की प्रश्न की तैयारी करते हैं, जिसका नाम है फसल की अदला बदली। फसल की अदला बदली। देश में अलग अलग फसल के लिए उपयोग में ली जाने वाली जमीन के विस्तार के द्वारा फसल की अदला बदली की जाती है। फसल की अदला बदली कृषि कार्य के स्वरूप को दर्शाता है। सामान्य रूप से फसल 2 प्रकार की होती है। एक खाद्यान्न फसल, खाने के रूप में उपयोगी होता है। दूसरा अखाद्यान्न फसल, मतलब जो खाने के रूप में उपयोगी नहीं होता, अर्थात जो उद्योगों में कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है, जिसे हम नगद फसल के रूप में जानते हैं या नकदी फसल के रूप में जानते हैं। अब मैं आपको इन फसलों के उदाहरण बता रहा हूँ। खाद्यान्न फसल में गेहूं, चावल, निम्न कोटि के अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि और दालों का समावेश होता है। जबकि अखाद्यान्न यानी नगद फसल में तिलहन, मूंगफली, तिल, रेड़, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, ये सभी तिलहन की फसलें। इसके अलावा गन्ना, रबर, कपास, सन इत्यादि का समावेश होता है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ।
तो इस तरह से हमने देखा कि खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, निम्न कोटि के अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि और दाल का समावेश किया जाता है। जबकि अखाद्यान्न फसल, जिसे हम नकदी फसल के रूप में जानते हैं, जिसमें तिलहन की ये फसलें दी गई है। इसके अलावा गन्ना, रबर, कपास, सन इत्यादि का समावेश होता है। फसल की अदला बदली के मुख्य दो कारण हैं, एक तकनीकी परिबल और दूसरा आर्थिक परिबल। फसल की अदला बदली के दो कारणों में हम प्रथम कारण पढ़ते हैं तकनीकी परिबल। किसी भी विस्तार में फसल की अदला बदली जमीन, जलवायु, वर्षा इत्यादि परिबलों पर आधारित होती है। जो आपको 1 नंबर में भी पूछा जाएगा, किसी भी विस्तार में फसल की अदला बदली किस पर आधारित होती है? जमीन, जलवायु, वर्षा इत्यादि परिबलों पर आधारित होती है। उदाहरण, मध्य प्रदेश में अनेक वर्षों तक बाजरा की फसल लेने के बाद चावल की फसल ली जाती है। भारत के कई राज्यों में सिंचाई की सुविधाओं के आधार पर गन्ना, तंबाकू जैसी फसल ली जाती है। इस प्रकार फसल की अदला बदली पूंजी, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, ऋण की सुविधा इत्यादि पर आधार रखती है। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी परिबल है कि अगर हम कई वर्षों तक बाजरा उगाते हैं और उसी जमीन पर चावल उगाएंगे तो चावल का उत्पादन कई गुना अधिक होगा। दूसरा परिबल आता है आर्थिक परिबल। फसल की अदला बदली लेने के लिए आर्थिक परिबल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आर्थिक परिबल नीचे दर्शाए गए अनुसार है। कीमत और आय को महत्तम बनाना। कृषि जन्य साधनों की उपलब्धता, कृषि योग्य जमीन का कद, बीमा सुरक्षा, अवधि यानी जमीन मालिक से प्राप्त होने वाली जमीन की अवधि इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक परिबल दी गई है। 1950-51 में अनुमानित 75% खाद्यान्न और 25% नगद फसल का उत्पादन किया जाता था। लेकिन 1966 से देश में हरित क्रांति के घटकों को अमल में लाने से फसल की अदला बदली देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा फसल की अदला बदली कब देखने को मिली? जब 1966 में हरित क्रांति के घटक का अमल हुआ। 1970-71 में खाद्यान्न फसल लगभग 74% और नकदी फसल 26% जितना लिया गया। लेकिन 2006-07 में खाद्यान्न फसल 64% और नकदी फसल का प्रमाण बढ़कर 36% हो गया। पुनः फसल की अदला बदली के कारण वर्ष 2010-11 में लगभग खाद्यान्न 66% और नकदी फसल 34% लिया गया। ऐसा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एक्ट ए ग्लांस 2010-11 की आवृत्ति में दर्शाया गया। तो ये जो प्रतिशत हमने पढ़ा, ये प्रतिशत हमें सिद्ध करता है कि अदला बदली करने से फसलों का उत्पादन बढ़ता है। हरित क्रांति के बाद अदला बदली की प्रक्रिया ज़्यादा तेज हुई और नकदी फसल का प्रमाण बढ़ता गया, क्योंकि उसमें उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली। ये फसल की अदला बदली आपको अलग टॉपिक के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा। फसल संरक्षण। जंतुनाशक दवाइयों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़नी चाहिए, किंतु भारत में जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग प्रति हेक्टेयर बहुत कम है। आर्थिक सर्वे 2015-16 के अनुसार भारत में केवल 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग होता है, जबकि अमेरिका में 7.0 किलोग्राम, यूरोप में 2.5 किलोग्राम, जापान में 12 किलोग्राम और कोरिया में 6.6 किलोग्राम जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग होता है, जिसके कारण भारत में 15 से 25% फसल कीटकों, रोग, खरपतवार, जंगली घास उग जाती है और पशु पक्षी के कारण नष्ट हो जाती है, जिसे आयोजित प्रयासों के द्वारा बचाया जा सकता है। तो ये जो अलग अलग विश्व के देश और किलोग्राम आपने खाद का उपयोग देखा जंतुनाशक दवाइयों का,
ये विकल्प एक एक वाक्य में भी पूछा जाएगा। लेकिन बच्चों, जंतुनाशक दवाइयों के संदर्भ में अगर हमारे किसानों के पास योग्य जानकारी का अभाव हो, नीची गुणवत्ता वाली जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो हमारे भारत में जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करने के कारण यह पर्यावरण को और संपूर्ण मानव जाति के लिए प्राण घातक बन सकता है। इसीलिए हमें ऊंची गुणवत्ता की जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए और योग्य ढंग से जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और मानव जाति को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। भारतीय किसानों को जंतुनाशक दवाइयों के अलग अलग प्रकार और उनके जहरीलेपन से संबंधित जानकारी देने के लिए CIBRC, गलती हो गई, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं बच्चों, CIBRC सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी कार्यरत है, जो किसानों को जानकारी से अवगत कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित करती है, जिसके अंतर्गत जंतुनाशकों का प्रमाण, उपयोग की अवधि और उनके जहरीलेपन की समझ दी जाती है। अगर किसानों को इन जंतुनाशक दवाइयों की सही जानकारी नहीं होगी तो उनका उपयोग अयोग्य ढंग से करेंगे, जिसका असर मानव जाति पर और पर्यावरण पर पड़ता है। तो ये विद्यार्थी मित्रों फसल संरक्षण के बारे में हमने पढ़ा, जो आपको 2 नंबर अथवा 3 नंबर के लिए अलग से पूछा जाएगा। अब अंतिम पाठ कृषि क्षेत्र पाठ 8 का अंतिम प्रश्न है कृषि संशोधन। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यह एक ऐसी मात्र संस्था है जो भारत में विविध कृषि संशोधन करवाती है, जिसके लिए आवश्यक व्यवस्था बनाकर यथावश्यक मदद करती है। इसके अलावा देश में कृषि सहित बागायती खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, विज्ञान से संबंधित ज्ञान का प्रसार करती है। ICAR ने हरित क्रांति के विस्तार के लिए आधारभूत कार्य किए। इस संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की उपलब्धता तथा पोषण युक्त सुरक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यथासंभव प्रयास किया है। तो ये कृषि संशोधन आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसमें ICAR का फुल फॉर्म याद रखना है और ये संस्था कौन सा कार्य करती है वो आपको बताना है। कृषि संशोधन का कार्य करती है और इसके अलावा देश में कृषि सहित बागायती खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, विज्ञान से संबंधित ज्ञान का प्रसार करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने अर्थशास्त्र का पाठ 8 कृषि क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी से मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग, सभी विद्यार्थी मेहनत और लगन से पढ़ाई करें ताकि बोर्ड में अच्छे नंबर लाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।